नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गजराज सिंह जी। तो स्वागत है गजराज सिंह जी का। और बिल्कुल, आप सबको धन्यवाद। और आप कैसे हैं? मतलब कैसा रहा आने का सफर यहाँ पे? बिल्कुल, भाइयों के बीच में आपने बुलाया, बिल्कुल मैंने कहा चलो सबसे मुलाकात होगी और आपके द्वारा सबसे मैसेज आएगा, इसलिए बहुत अच्छा रहा, आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। तो गजराज जी, जैसा आप अभी जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट बने हो, इससे पहले जब आपने कॉलेज में लॉ कंप्लीट किया था, वो कहाँ से किया और उस टाइम का पॉलिटिकल करियर किस तरीके का था? मैंने ग्रेजुएशन अग्रवाल कॉलेज से किया है और अग्रवाल कॉलेज में मैं जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2 चुनाव लड़े हैं। अग्रवाल कॉलेज है मेरी स्टूडेंट लाइफ के। लॉ कॉलेज मैंने लॉ कॉलेज जयपुर से किया है, राजस्थान विश्वविद्यालय से। वहाँ पे छात्र संघ जो भी अध्यक्ष वगैरह थे उनके साथ लग के उनका पूरा सहयोग किया है और छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ और वहाँ पे लगातार सबको सहयोग करके उनको जिताया। और जो मतलब 2016 से पहले यही आपके मेन थे, ग्रेजुएशन के टाइम पे आप ग्रेजुएशन और लॉ के समय राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। उसके बाद वकालत में आ गए और कंटिन्यू वकालत में करते लगातार वकालत किए। 2016 में पहला चुनाव लड़ा था, जो डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी के रूप में लड़ा था। उससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट बार के 2012 में चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करके चुनाव अधिकारी की हैसियत से चुनाव करवाए थे। और 2016 में मैंने चुनाव अधिकारी की हैसियत से कार्य करके जयपुर बार में चुनाव करवाए थे। उसी प्रकार फिर 16 में मेरे को खुद को चुनाव लड़ने का मौका मिला। भाई लोगों का आप चुनाव लड़ो, 2016 में पहला चुनाव लड़ा था डिस्ट्रिक्ट बार महासचिव का। और वो पहला वाला ही आप तो पहला चुनाव मैंने जो लड़ा था वो काफ़ी अच्छे वोटों से जीता। और हमारे यहाँ बार में परंपरा है कि पहली बार में चुनाव कम लोग ही जीत पाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि आदमी एक चुनाव हारता है, 2 हारता है, 3 हारता है, तीसरा नंबर आता है। मैंने पहली बार में पहला चुनाव फाइट किया, पहली बार विजयी हुई। बहुत अच्छी बात रही। आपका करियर इतना अच्छा था उस टाइम पे कि सबका सपोर्ट अच्छा मिला आपको उस जगह पे। फर्स्ट बार पहली बार में 2016 से आप लगातार जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद आपने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तो मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? कितने कौन कौन से मुद्दे सामने आए आपके जो मेन मुद्दे थे? 2016 में मैं जब महासचिव बना तो हमारी बार एसोसिएशन की स्थिति बहुत खराब थी। उससे पूर्व जो अध्यक्ष सेक्रेटरी थे उनके द्वारा किसी प्रकार का अकाउंट वगैरह और कोई मेंटेन नहीं किया जाता था, न कोई आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था। जब मैंने ये स्थिति देखी कि एक हमारी मदर बार है, बार में जो माँ के बराबर उस संस्था का ये हाल है, तो मैंने शुरुआत करते सबसे पहले अकाउंट वगैरह खुलवाए और एडवोकेट्स के लिए जो भी वहाँ पे सुविधाएं थी वो पूरा सुविधा विकसित कराई, जिसमें वेलफेयर अकाउंट खुला है। हमारे यहाँ वेलफेयर अकाउंट में क्या होता है कि जो डेथ हो जाती है, हमारे यहाँ लाखों का अमाउंट है, उसमें किसी वकील के साथ कोई भी अकस्मात घटना हो जाती है उसको पेमेंट दिया जाता है और हमने अभी तक काफ़ी लोगों को पेमेंट दिया। लगातार 3 चुनाव महासचिव के रूप में मैंने जीते 2022 तक। तो आपने जैसा अभी कहा कि वेलफेयर अकाउंट आपने ओपन करवाया, तो उससे पहले ये सब नहीं था? उससे पहले हमारी बार में किसी प्रकार के अकाउंट नहीं थे और किसी तरह का कोई लेन देन का हिसाब नहीं रखा जाता। सपोर्ट नहीं था वकीलों को? नहीं, हमारी बार से आपने इनिशिएट किया और उसके बाद फिर वो आया है उसी से। तो अभी जब आप अध्यक्ष बन गए हैं तो मतलब अभी वकीलों के हित में आप क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है? जब 2016 में महासचिव बना तो हमारे यहाँ काफ़ी समस्या थी, जैसे एडवोकेट्स के बैठने के लिए समस्या थी। तो 3 सेट वगैरह हमने एमएलए कोटे एमपी कोटे से, जो उस समय एमएलए जो अरुण चतुर्वेदी से, उनसे हमने अमाउंट लेके 3 सेट वगैरह लगवाया। और रामचंद्र जी बोरा एमपी थे, उनसे पैसे लेके लगवाए। और प्रताप सिंह जी खाचरिया, उनसे पैसे लेके लगाए। जैसे हमने एक तो महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी कि महिला कभी आए, किसी बच्चे को लेके आए, महिला एडवोकेट, उनके लिए हमने कलेक्ट्री परिसर में हमारी बार एसोसिएशन के पास में महिला कॉमन रूम का निर्माण करवाया। तो पहली एक बार है जिसके अंदर महिला कॉमन रूम है, वहाँ एडवोकेट महिला कभी भी दिन में अपने रेस्ट कर सकती है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकती है, बच्चे को भी लाए तो बच्चे को भी रख सकती है। पार्किंग की समस्या, नई पार्किंग बनवाई हमने एमएलए कोटे से बात करके। हमारे जो पंखे, कूलर, एसी, ऐसी जो स्थिति थी, वाटर कूलर, तो पानी पीने की समस्या गर्मियों में सबसे ज्यादा कोर्ट में आती है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। तो हमने लगातार हर साल 5-10 वाटर कूलर लगवाया। बच्चे जैसे कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, हमारे सामने मेन मुद्दे आए थे प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। तो अधिवक्ताओं के साथ आजकल काफी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ आप जानते हो कि कहीं भी कोई क्राइम जो मुकदमा लड़ते हैं एडवोकेट, तो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल हमला कर देते हैं। तो उस चीज को लेकर हमने प्रोटेक्शन एक्ट का आंदोलन किया। प्रोटेक्शन एक्ट का आंदोलन को लेकर राजस्थान विधानसभा में प्रोटेक्शन एक्ट गहलोत सरकार के समय पारित हुआ। वो राज्यपाल के पास गया, अभी राष्ट्रपति के पास है। वो प्रोटेक्शन एक्ट का आंदोलन हमारा 35 दिन लगातार चला था पूरे राजस्थान का, और राजस्थान की सारी बारों ने एक जगह होकर वो आंदोलन किया था। उसके अलावा हमारे यहाँ रेवेन्यू बेंच जो है वो वीक में जो आती है
2 बार ही आती है महीने में, तो वो रेवेन्यू बेंच की जो हम चाहते हैं कि जयपुर में स्थायी रेवेन्यू बेंच बने, क्योंकि अजमेर में रेवेन्यू बेंच स्थायी है और आज़ादी की समस्या अजमेर में रेवेन्यू बेंच चलती आ रही है। जयपुर में मार्च एक बेंच आती है जो 1 वीक आती है। हमारी यह है कि कंटिन्यू स्थायी बेंच स्थापित हो। जब नई सरकार बनी हमको आशा है कि नई सरकार से हमारा समस्या का समाधान हो पाएगा। इसी के साथ हमारे यहाँ क्या है कि जुडिशरी में और रेवेन्यू में बहुत फर्क है। जुडिशरी में जुडिशरी अधिकारी कार्य करते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन यहाँ पे आरएस अधिकारी लेवल के लोग जिन्होंने एलएलबी नहीं कर रखी, जो बिना एलएलबी के वो ऑर्डर लिखते हैं, आरएस अधिकारी आरडब्ल्यू वगैरह जो एडीएम वगैरह है वो सब आरएस अधिकारी है। उन्होंने कोई एलएलबी नहीं कर रखी, लेकिन वो कानून से ऑर्डर पारित करते हैं। उस ऑर्डर की अपील आरडब्ल्यू में होती है, रेवेन्यू बोर्ड में होती है, हाईकोर्ट होती है। तो रेवेन्यू जो कोटे हैं उन कोटे में जुडिशरी अधिकारी लगाया जाए, आरजेएस अधिकारी लगाया जाए, ये हमारी मांग लगातार राजस्थान सरकार से जारी है। अब जो नई समस्या हमारे सामने आ रही है, जयपुर जिला बना, बिल्कुल, तो जयपुर जिला बनने से क्या है, 2 जिले बन गए, तो मेन कलेक्ट्री परिसर में रेवेन्यू का कार्य होता है, वहीं पूरा कार्य होता है। अब ये समस्या आएगी कि भाई 2 जिले बनेंगे तो दूसरी कहाँ चलेगा, कोर्ट कैसे चलेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि भाई इसी कैंपस में, कलेक्ट्री कैंपस में रेवेन्यू कोर्टे चले, एक जगह ही चले और सबको एक जगह न्याय मिले। अभी जैसे आपने कहा कि प्रोटेक्शन एक्ट का बता रहे थे आप, है ना, तो आप खुद एक एडवोकेट हो, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि हाँ मतलब कि सामने वाला परेशान करे, आपने कोई केस लड़ा हो उसमें, तब उसके बाद आपके मन में उठा हुआ कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए? ऐसे मैं तो कंटिन्यू वकालत में हूँ, फौजदारी वकालत करता हूँ, क्रिमिनल लोगों के खिलाफ भी वकालत करता हूँ और क्रिमिनल लोगों के पक्ष में वकालत करता हूँ, लेकिन इस तरह की कोई समस्या मेरे सामने तो आई नहीं। लेकिन काफ़ी एडवोकेटों के सामने आती है, उस समय हमको मैनेज करना पड़ता है। हम बाकायदा एडवोकेट के पास जाते हैं, एसएचओ के पास भी जाते हैं, एफआईआर भी दर्ज कराते हैं, डिप्टी साहब के पास भी जाते हैं, एसपी साहब की, पुलिस का सहयोग कंटिन्यू रहता है। मतलब खुद एडवोकेट सेफ नहीं है, आम नागरिक तो कहाँ से होगा, इतना मुश्किल। बिल्कुल सही है। अभी जो क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आदमी का क्या भय, पुलिस के प्रति भय खत्म हो गया, प्रशासन के प्रति भय खत्म हो गया, उससे क्या है क्रिमिनल गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई। इसलिए कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं, आम जनता ही नहीं, आम जनता की एफआईआर थाने में कटती नहीं। कई बार हमने देखा कि थाने में एसएचओ के पास एडवोकेट एफआईआर वगैरह दर्ज कराना जाता है किसी पार्टी का, तो एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो इससे क्या है कि मुलजिमों के प्रति क्या है कि बिल्कुल भय खत्म हो गया, कि इससे वारदातें बढ़ रही है। वैसे इस प्रोटेक्शन एक्ट में है क्या, मतलब मैन आप अगर आप चाहो तो 3 लाइन में आपको पूरा कंक्लूड करना है कि मतलब ये है किस तरीके से एडवोकेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 3 तरीके। प्रोटेक्शन एक्ट में जो मैन जो अभी जो पारित हुआ है विधानसभा में, उसमें जो एडवोकेट है जो पैरवी करता है वो और उसकी फैमिली, उसका ऑफिस और न्यायालय परिसर इंक्लूड है। इस परिसर में एडवोकेट के साथ किसी भी तरह की घटना होगी। वैसे बिना प्रोटेक्शन एक्ट के जो घटना होती है उसमें बेलेबल ऑफेंस होता है। अब इसमें क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया और उच्च अधिकारी जांच करेगा। जो भी वकील के साथ घटना होगी तो उच्च अधिकारी जांच करेंगे। उससे क्या है कि एक सपोर्ट मिलेगा, जैसे स्पेशल एक्ट जो एसटीएससी एक्ट है या पॉक्सो एक्ट है, इस तरह से एडवोकेट एक्ट है। तो अभी जो आप सीनियर एडवोकेट हैं उनकी पेंशन को लेके और जो नए एडवोकेट जो बाहर से यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनके स्टाइपेंड को लेके, तो अभी आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद कि उनको कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल, हमने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को लिख के भेजा है और राजस्थान सरकार को भी लिख के भेजा है कि जो सीनियर एडवोकेट है, वरिष्ठ है, जो पैरवी नहीं कर सकते, उनके लिए पेंशन की सुविधा की जाए। और जो नए एडवोकेट आते हैं जो वकालत में, वो 5 साल तक उनके पास किसी तरह का अमाउंट नहीं होता, एक पैसा नहीं होता। तो 5 साल तक के जो एडवोकेट कम से कम उनको 10,000 रुपये मिनिमम पर मंथ राजस्थान सरकार को, बार काउंसिल को देना चाहिए, क्योंकि सब सक्षम नहीं है। जयपुर इतना महंगा है, यहाँ पे काफी किराया है, सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टाइपेंड का कहीं भी नहीं इनको ऑल ओवर इंडिया जूनियर जो आते हैं। वैसे जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा ना जो कई बार मांग की गई, अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी मांग की गई है और कई राज्यों में जो है व्यक्तिगत जो लोकल बार है उनके द्वारा है, बाकी राजस्थान सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं है। ठीक है, तो वैसे बड़ी सिटीज होगी जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, अगर इनमें भी नहीं रहेगी तो मतलब कोई प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, रहने कैसे जाएगा? अब जैसे बाहर से कोई जयपुर में आया तो जयपुर दूसरी सिटी के मुकाबले काफी महंगी जगह है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्ट में जो ऑफिस नहीं ले सकता रेंट पे, रेंट बहुत महंगा है। बिल्कुल। और बिना ऑफिस के वकालत चल नहीं सकती और रेजिडेंस भी बहुत महंगा है जयपुर में। इसलिए क्या है कि नए एडवोकेट्स को आगे करने के लिए बहुत जरूरी है स्टाइपेंड की मांग। थोड़ा सेटल रहेगा, बस 10,000 में होता कुछ नहीं, 10-15 हज़ार, पर फिर भी एक कुछ सपोर्ट मिलता है, एज ए बना रहेगा।
तो अगर जैसे आपने अभी मतलब कॉलेज के करियर से लेकर के आपके अभी तक की बात करी, आपने चुनाव लड़े भी, जीते भी काफ़ी, है ना? लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी रहा। पर जैसे होता ये है कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में आता है, उसका थोड़ा इंक्लिनेशन होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। तो जब आप कॉलेज में थे, जब ग्रेजुएशन टाइम थे, तब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन था आपका, या फिर अभी आप आगे का प्लान कर रहे हो कि हाँ, किसी के साथ जॉइन करने का? मैं कॉलेज से लेकर अब तक किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी के किसी पद पे वगैरह पर नहीं रहा हूँ, और पार्टी ज्वाइन भी नहीं कर रखी है। विचारधारा जरूर होती है, तो विचारधारा जब कॉलेज में पढ़ते थे जब से लेके अब तक, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, भैरव सिंह जी शेखावत है, महारानी गायत्री देवी है, इस तरह के जो पूर्व लीडर हैं उनकी विचारधारा, उनकी बुक किताबें पढ़ते हैं तो उनसे काफी प्रभावित होते हैं। भविष्य में मौका मिलेगा तो देखेंगे, बाकी तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं, वकीलों की सेवा करने का विचार है। वैसे मैं अब तक 7 चुनाव लगातार लड़े हैं राजपूत सभा कार्यकारिणी मेंबर से, 7 चुनाव में आपके सहयोग से, सबके सहयोग से विजयी रहा हूं। और जो भी चुनाव में हाथ डाला बोले जीत कर ही आया हूं। अभी तक तो आशीर्वाद है मतलब ऐसा कह सकते हैं। हाँ, लोगों का सपोर्ट, जैसे आपने अभी तक बताया कि जब आप बने स्टार्टिंग में, जीएस बने जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद आप यहाँ पे, तो आपने बहुत से मुद्दे उठाए भी और कुछ को कंप्लीट भी किया, सॉल्यूशन लेकर भी आए। तो ऐसा होना चाहिए कि आप आगे जाकर के कोई ऐसा बड़ा चुनाव लड़ो जिससे लोगों को बीच आके आप मतलब बाकी सब चीजें रिजॉल्व कर सको। बिल्कुल, मौका मिलेगा तो बड़ा चुनाव भी लड़ेंगे। और बाकी जैसे आपने बोला कि आप चुनाव कैसे जीतते हो, तो पूछा था किससे, मैंने आपके जैसे भाइयों ने, तो मैंने उनसे एक ही चीज कही मैं कि चुनाव का कोई भी आदमी फोन करे, उसकी आधी रात को फोन उठाना, उसकी समस्या का समाधान करना, और जहाँ कोई इनवाइट करे, चाहे किसी तरह का प्रोग्राम हो, तो हर जगह जाना करना, इतना ही हुआ है। आज तक किसी से मैंने तो कोई लालच या लोभ से किसी को जोड़ के नहीं रखा, व्यक्तिगत संबंधों से लोग जुड़े हुए हैं, और उसी कारण में लगातार चुनाव जीतता हूँ। भाई लीडर का असली मतलब ही यही होता है कि इंसान हर का किसी- जब नेचर अच्छा होता है ना, तब दूसरा बात भी करना चाहता है। एक जी ऐसा भी होता है, कई बार चुनाव आया तो नेता आएंगे घर पे, हाथ हाथ जोड़ेंगे, बोले हाँ ये वो ये ऐसे करके, और लेकिन चुनाव के जज्बात भूल जाते हैं, है ना? ऐसे कई नेता हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? बोले हाँ, वैसे क्या है कि लगातार के वकीलों की समस्याओं के संदर्भ में, चाहे कांग्रेस का राज रहो चाहे बीजेपी का रहो, तो मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जाओ और जाके अगर कहीं भी किसी कार्यालय में, चाहे वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, चाहे राज्यवर्धन जी है, चाहे गोपाल शर्मा जी हमारे सिविल लाइन एमएलए, पूर्व में प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी थे मंत्री, तो मैं तो काफी लोगों के टच में रहा हूँ, सबके पास एडवोकेट्स के काम या आम जनता के काम लेके गया हूँ। कहीं भी डिनाई वाली चीज आती नहीं है, वो काम सबके होते हैं। मुझे तो कहीं लगाने की, क्योंकि प्रयास तो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रयास तो करना पड़ेगा, और मौके पे प्रयास करना पड़ेगा। कि मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी रहा है एसोसिएशन। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो हमारे यहाँ वकीलों में कोई पार्टी नहीं होती, जो भी सरकार आती है वकीलों के साथ रहती है, और सारे वकील है ना जो उस सरकार के साथ रहते हैं। एक आपने मतलब काम तो बहुत करवाए, जैसे बहुत लंबा करियर हो गया बार एसोसिएशन में आपका, और अभी जितने हम गिन चुके हैं बहुत से काम हो चुके हैं। आप अपने कोई ऐसे बताओगे कि मेरे को टॉप 3 मेरे ये हैं जिन पे मेरे को सबसे ज्यादा प्राउड है, जिन पे सबसे ज्यादा मैं खुश होता हूँ कि मैंने ये करवाया, टॉप 3 सिर्फ? सबसे पहले तो जो बार एसोसिएशन में हमने वेलफेयर फंड का किया, जिसमें किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसको पेमेंट मिल सकता है। जो सबसे ज्यादा जो लगता है वो लगता है लाइब्रेरी, तो हमने एडवोकेट नहीं आते हैं, सब आते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा सबसे बड़ी होती है, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा बहुत है। सब नए एडवोकेट आते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी सुचारू रूप से चलती है। दूसरा एक है महिला कॉमन रूम, तो जो मैं कोर्ट में देखता था महिला एडवोकेट जो आती थी, उनके पास जो रूटीन की जो समस्या होती है, बैठना उठना, और या मान लो किसी के साथ उनको डिस्कस करना, तो कहीं भी कोई बैठने की सुविधा नहीं थी किसी प्रकार की। वो महिला कॉमन रूम बनने से उस महिला कॉमन रूम में ओनली महिलाएं जा सकती है, बाकी जेंट्स का कोई काम नहीं है, और वो अपने हिसाब से रूम में कैसे भी बैठ सकती है, उठ सकती है। ये सबसे ज्यादा 3 सुविधाएं जो है कोर्ट कैंपस में बहुत अच्छी है। तीनों ही काफी अच्छे काम है। और जैसे एक और चीज, अभी पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं, तो जैसे आपने भी कुछ नाम भी लिए, तो आप जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होती है, लगता है कि हाँ इसके जैसा मुझे बनना है, तो आपके आइडल कौन रहा? अटल बिहारी जी, भैरव सिंह जी, गायत्री देवी जी, जो स्वतंत्र आंदोलन हुआ, जनसंघ था, ये था, उस समय की बुक किताब पढ़ते हैं। और जो सामाजिक नेता मेरे गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा है, जिनसे मैं काफी जुड़ा हूँ, राजपूत सभा के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैंने काफी काम किया है। वो है, इनके सबके विचारों से लगता है इनकी तरह जो काम करे, इनका जो है उनकी तरह आगे बढ़े, तो ये विचार है। अभी आप पहले जनरल सेक्रेटरी रहे और अभी आप प्रेसिडेंट हैं, तो मतलब आप लोगों को कुछ अलग से सरकार से कोई सैलरी वगैरह या कुछ बेनिफिट वगैरह मिलते हैं अलग से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो संस्था कोऑपरेटिव संस्था है, वो कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड होती है, और जो भी संस्था होती है कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड, उनमें किसी प्रकार से पदाधिकारियों को या कार्यकारिणी मेंबर को सैलरी वगैरह का प्रोविजन नहीं होता। जैसे अपने विकास समिति है, मंदिर समिति है, सब समितियां होती है, ट्रस्ट होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार द्वारा हमारे तो किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसी
हम संस्था में सरकार से पैसा अन्य कार्यों के लिए लेते रहते हैं और सरकार देती है। और जब सैलरी नहीं हो रही, एक्स्ट्रा पर्क्स भी नहीं मिल रहे, तो मोटिवेशन होती है ना हर इंसान के, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी मोटी सैलरी, आपकी मोटिवेशन क्या रहती है? बोले कि हाँ जब कुछ मिल ही जाए तो काम क्यों करना, मतलब ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा मतलब लगता भी ये है? तो लगता होगा कभी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कई बार ऐसी समस्या आती है कि कन्वेंस के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, हम गाड़ी लेकर हमारी पर्सनल जाते हैं, कभी बाहर स्टेशन पे उसका बाहर नहीं पड़ता, और कई बार फ्लाइट से बाहर जाते हैं, कभी आज तक बाहर स्टेशन बाहर नहीं पड़ता। एक अच्छा महसूस होता है कि भाई ठीक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, वकील समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, पहचान मिलती है। हाँ, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, उससे तो अच्छा लगता है कि अब बाकी जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले आप एडवोकेट भी हो, आप ये चीज भी संभालते हो यहाँ की, तो उसके साथ साथ आपकी डे टू डे कैसा लगता है कि सुबह उठो फिर उसके बाद फैमिली वगैरह का कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी हम आपको देखते हैं, मतलब काफी देखते रहते हैं, सोशल एक्टिविटी आपकी काफी ज्यादा एक्टिव है, आप कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी के हर जगह व्यवहार निभा रहे हैं, लोगों से मिलना, लोगों के काम करवाना, सारी चीजें कर रहे हैं, तो मतलब फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? बाकी पूरा दिन कैसा रहता है? एडवोकेट जो वकालत एडवोकेट के हिसाब से करनी पड़ती है, एडवोकेट्स का अध्यक्ष होने के कारण भी कार्य देखने पड़ते हैं, और सामाजिक जो राजपूत सभा से कार्यकारिणी मेंबर हूं मैं, उसके हिसाब से सामाजिक मुद्दे भी देखने पड़ते हैं, और परिवार जो है, परिवार को भी देखना पड़ता है, तो वो सारा मैनेज करना पड़ता है मॉर्निंग से उठ के। और पर डे किसी दिन देखते हैं समाज के लिए कोई मुद्दा आ जाए तो वहाँ रहता है, वकीलों का मुद्दा आ जाए तो वहाँ रहते हैं, और परिवार का कोई होता है, परिवार का उस हिसाब से। गाँव भी मेरा 2 जिले में है, वहाँ गांव भी जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में शादियों में जाना पड़ता है, तिये की बैठकों में जाना पड़ता है, सब मैनेज करने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे आपने मेंशन किया राजपूत सभा का, तो जैसे थोड़ी देर पहले आपने बताया भी था कि आप उसके मेंबर हो, वो मतलब काफी राजपूत स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक हो गई, फिर उसके बाद आप बार एसोसिएशन में इलेक्शन लड़ते हो, तो लोगों का ऐसा रुझान नहीं होता कि ये तो सिर्फ अपने ही लोगों के लिए काम करेंगे, सब उनको? क्योंकि वहाँ तो सभी कास्ट के लोग होते हैं, तो हाँ। मतलब लोगों का एक थिंकिंग होती है ना कि हाँ, अरे यार ये तो राजपूत आप सभा चाहे के कितने अच्छा रहो, लेकिन हाँ, उनके मन में ऐसा मन में कभी कभी आ जाता है लोगों को। कैसे देखते? हमारे वकीलों में ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजपूत सभा से लगातार जुड़ा हूँ, और हमारे एडवोकेट को पता है कि भाई गजराज जी राजपूत सभा कार्यकारिणी मेंबर है, और कई सामाजिक मुद्दे हुए हैं, जैसे आनंद पाल वाले हो, चाहे कैसे मुद्दे हो समाज के, हमारे राव शेखा जी की मूर्ति खंडित हुई थी, और कई जो मुद्दे उन सामाजिक सारे मुद्दों में, अभी सुखदेव जी गोंगामेडी वाला मुद्दा था, मैं वहाँ डट के रहा हूँ, सामने रहा हूँ, आंदोलन में शामिल रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं जो राजपूत सभा कार्यकारिणी के मेंबर से काम किया, यहाँ एडवोकेट, और कभी भी अधिवक्ता इस तरह के सोचते नहीं कि मैं किसी अधिवक्ता में जाति के हिसाब से नहीं देखता, मैं अधिवक्ता भाई के हिसाब से देखता हूँ। जो भी अधिवक्ता मेरे पास समस्या लेके आता है, वो किसी भी जाति का हो, वो मैं ध्यान नहीं देता, मैं देता हूँ अधिवक्ता मेरे पास आया, समस्या लेके आया, उस अधिवक्ता की समस्या दूर करने का प्रयास करता हूँ। पर्सनल आइडियोलॉजी और मेरा प्रोफेशनल दोनों अलग है, और चुनाव में तो मेरे जितने भी सामने लड़ा है, वो जिस भी समाज का लड़ा है, उस समाज के वोट मुझे ज्यादा मिले, और वो सामने वाला, क्योंकि वोटर जो है वो काम को देख के और व्यक्तिगत संबंध देख के वोट देता है। जैसे कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जैसे बीजेपी कांग्रेस किसी भी का लेवल का एमएलए एमपी चुनाव लड़े, जो अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करता हूँ कि भाई इसके व्यक्तिगत अच्छे संबंध। हाँ भाई, जो बात कर अच्छे से करे, जो लोगों के बीच रहे, जो काम भी करे लोगों के लिए। तो लोग भी जब आपको चूज करते होंगे, वोट देने को भी देखते होंगे कि काम अच्छा करा है, एज ए जीएस भी अच्छा काम किया, लोगों की सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तो फिर उस हिसाब से वोट देते हैं। जयपुर में लगातार 3 बार महासचिव और फिर लगातार अध्यक्ष जो भाई लोगों ने चुना, अधिवक्ताओं ने चुना, मुझे लगता है कि वो मेरे कार्य को देख के, और सबसे सही है जो साफ सुथरा कार्य और बिना किसी भ्रष्टाचार का कार्य, उस हिसाब से देख के वो चुनते हैं। बाकी किसी इस तरह से किसी को मौका मिला नहीं जयपुर में कि लगातार 3 बार महासचिव और फिर अध्यक्ष। विचारधारा देखी है, लोगों ने काम देखा है, तब उसके बाद अध्यक्ष चुनेंगे। एक जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो नए एडवोकेट्स आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे आप जो कोई एज ए स्टूडेंट अगर मैं लॉ करना चाहता हूँ ना, तो अगर मेरे को 3-4 साल तक अगर कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, तो क्या मेरे लिए मोटिवेशन होना चाहिए, क्यों मैं आऊँ ऐसे लॉ में, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके ऊपर? तो एडवोकेट्स का जो पैसा है वो प्रोफेशनल पैसा है, इसमें एज ए इनकम के हिसाब से नहीं, एज ए न्याय के हिसाब से आना पड़ता है कि उसके पर्सनली क्या क्या समस्या, उन चीज को आप जब भी एडवोकेट बन के आओ तो आप ये सोचो कि मुझे पैसा मिले नहीं मिले, आप न्याय किसको दिला रहे हो, न्याय दिला के जो संतुष्टि मिलती है सबसे बड़ी संतुष्टि होती है, जैसा मुझे न्याय मिला तो वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन वो भी न्याय के साथ, आप बोलते हो ना कि भूखे भजन ना हो गोपाला, तो वो वाली स्थिति है। तो लेकिन युवा अधिवक्ता जो है उनके साथ समस्या बहुत बड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अगर सीनियर अच्छे मिल जाते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस पे तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता है ऐसा वाला।
अगर 10 साल का हो जाए तो फिर क्या मान के चल तो सकते हैं? वकालत का प्रोफेशन ऐसा है कि जैसे जैसे आप जितना समय आप उतना समय स्ट्रॉन्ग होता है और ज्यादा से ज्यादा समय दे, क्योंकि जितना आप समय देंगे जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा चलता है। और जैसे कभी कभार ये हो जाता है कि मतलब जैसे जज हैं और वकील हैं अपने, तो उनके बीच में कभी कभार नहीं बनती है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वकील किसी जज से किसी बात को लेके? जैसा तो हाँ, जो लगातार 7 साल के कार्यकाल में हमारे काफी ऐसे मुद्दे भी आए जिसमें एडवोकेट और वकील आमने सामने हुए और काफी बड़े आंदोलन भी हुए। एक आंदोलन तो 67 दिन लगातार आंदोलन चला था। किसके ऊपर था वो मामला? जज वो वो एडवोकेट क्या है कि एक तो एडीजे भर्ती में कोई धांधली हो गई थी। सीजे साहब बल्ला साहब थे बिहार के, उसका विरोध हुआ था। वो सीजे साहब ने उस समय जो एडीजे में धांधली वगैरह हुई तो वैकेंसी वापस कैंसिल हुई, नए सिरे से भर्ती हुई थी। एक है जो एजे एडवोकेट के ऊपर वैसे प्रेशर बनाने के लिए कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर दी थी जज साहब ने, उसके लिए भी आंदोलन हुआ था काफी बड़ा। इस तरह से काफी मुद्दे आते हैं, लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो एक टेबल पे बैठ के और बिना आंदोलन के बिना उसके 1-2 दिन में सलट जाते हैं, कुछ आधे घंटे में सलट जाते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में जो स्थिति है जुडिशरी में और सारी में जो साफ सुथरी स्थिति है, अभी बार बेंच के बहुत अच्छे संबंध है। राजस्थान में इस तरह की कोई स्थिति है नहीं। तो मतलब यूनिटी होनी चाहिए एडवोकेट्स के अंदर, कुछ प्रॉब्लम आए क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के सपोर्ट से न्याय दिलाना है लोगों को। लोगों का पहले बिल्कुल, बार बेंच तो क्या एक तराजू, एक उधर एक किस्सा है, हाँ दोनों बराबर रहेंगे जब भी है। और वह एडवोकेट तो कोर्ट ऑफिसर होता है, बिल्कुल। एक्ट में प्रोविजन में सबको पता है। तो एज ए कोर्ट ऑफिसर के हैसियत से दोनों साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई आती है तरार तो दूर हो जाती है। दूर हो जाती है।